हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएससी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय पॉलिटी के 2013 के पीजीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी शेष बचे हुए प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है क्या? कौन सा संगठन है जो कि परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों से गठित संस्था है? ठीक है, तो ये आपको संस्था का नाम बताना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, यह परमाणु ऊर्जा पर, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों पर गठित एक संस्था है। कौन सी संस्था है दोस्तों? ये जो आपकी संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। ये किससे संबंधित आपकी इकाई है? ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो मामले हैं उनके लिए गठित की गई एक इकाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1957 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को, 1957 को, ठीक है, ये हुई थी स्थापना। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की। और इसका मुख्यालय भी आप जान लीजिए कहाँ पर है? वियना में है। ठीक है, वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। क्लियर? ओके। और वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है 168 है, यानी 168 सदस्य देश इसके हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी, है ना, इसमें जो पूर्ण रूप से इस मामलों को के लिए गठित किया गया था कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों के लिए इसका मूल रूप से गठन किया गया था। और इसका जो उद्देश्य मूल रूप से रहा है परमाणु शक्ति का शांतिपूर्वक उपयोग किया जा सके। ठीक है, और इसके 3 अंग हैं। एक तो सामान्य सम्मेलन है, मतलब इसके प्रमुख अंगों की बात करें तो 3 अंग इसके हैं। सामान्य सम्मेलन, दूसरा गवर्नरों की परिषद और तीसरा डायरेक्टर जनरल। तो 3 इस तरह की बातें, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 102 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जानते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि जिसे NPT भी कहा जाता है, को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1968 में, संयुक्त राष्ट्र सभा में कब ने किया था? 1968 में। ठीक है, 1968 में इसका गठन किया गया था। और जुलाई 1968 से ये अपना जो है इस संधि पर, जो परमाणु अप्रसार संधि है, हस्ताक्षर के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। और उसी दिन, जिस दिन ये पेश किया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ जैसे 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और यह संधि 5 मार्च 1970 से पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। ठीक है, लागू हो गई। और इस पर क्या, इस पे जो इसका मेन मोटिव जो दोस्तों है वो क्या है कि इसके अंतर्गत परमाणु तकनीक पर नियंत्रण लगाया जाता है। ठीक है, इस पे परमाणु तकनीक, यानी कि परमाणु तकनीक का, परमाणु क्या है? परमाणु तकनीक पर नियंत्रण लगाया गया। ये ध्यान रहे, परमाणु तकनीक पर लगाया गया है, न कि परमाणु परीक्षण पर। परमाणु परीक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, परमाणु परीक्षण के लिए यह संधि नहीं की गई। ये बात बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। तो कब हुआ था दोस्तों? मैंने बताया 1968 में, और मैंने कहा 5 मार्च 1970 को ये लागू हुई। तो पूर्ण रूप से इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1971 से पूर्व, ये 70 हो गया तो 1971 से पूर्व। और 1971 के पश्चात ऑप्शन दे रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। 75 से गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। 1970 से पूर्व जो दे रहा है, ये ऑप्शन इस आधार पर करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। 103 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है? चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किस राज्य पर चीनी सेना ने घुसपैठ पर समस्या हुई थी? तो ये बात दोस्तों, ये पुरानी बात है, जबकि ये क्वेश्चन है तब के दौर में। अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख वाला जो क्षेत्र हमारा है, सदैव ये जो है डिस्प्यूट का विषय रहता है। तो लद्दाख के नागौर और अरुणाचल प्रदेश के डोंग्स में ये दोनों नहीं होगा। इसमें लद्दाख के
डेपसांग और चुनार वाला जो क्षेत्र है मित्रों, इस वाले क्षेत्र में ये आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में घुसपैठ की गई थी उस समय के दौर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 104 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा है। तो ये आप जान लीजिए कि आइजनर हावर महोदय हैं, इनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने लगा है। यह सैनिक औद्योगिक संकुल का प्रयोग जो है 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनर हावर द्वारा लाया गया था। ठीक है, कब? 1961 में लाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे, इनके द्वारा जो है ये लाया गया था। ठीक है, 1968 में। ठीक है, 1961 में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम आइजर हावर ये हैं, इनके द्वारा लाया गया था मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 104 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, उसमें क्या है कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है, उस स्थिति, यहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए, उस स्थिति होना चाहिए मित्रों। उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपरोक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ ये बात है, तो ये जान लीजिए पार्किंसन से जुड़ी हुई बात ये है। पार्किंसन महोदय ने जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता तो उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता रहता है। यह अवधारणा जो है पार्किंसन के नियम से रिलेटेड है, संबंधित है ये। और इसका लंदन डकोनामिस्ट ने 16 नवंबर 1955 के अंक में इसको प्रकाशित करके इसको सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। तो पार्किंसन जो हैं ये इससे जुड़े हुए हैं आपको, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आपका क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि सोवियत संघ का विघटन ही सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो कि शीत युद्ध के समाप्ति के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कोई गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हो जाएगा, ये तो बिल्कुल अलग है, ये नहीं है। परमाणु प्रसार संधि है, ये नहीं होगा। हाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन है गुट निरपेक्ष आंदोलन में बिखराव, फिर सोवियत संघ का पतन। तो यही कारण है, शीत युद्ध की समाप्ति का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, सोवियत संघ का पतन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। 107 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, बराक ओबामा की चीन नीति किस नाम से जानी जाती है? ये बात पुरानी क्वेश्चन की है, आपको अपडेट करना होगा तो क्वेश्चन बन सकता है। इस समय अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो विदेश नीति है, जो बाइडन साहब हैं उनकी जो विदेश नीति है चीन को लेकर के, उससे क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो उस समय जब बराक ओबामा थे तो उस समय पिवट टू एशिया पॉलिसी इसको नाम दिया गया था, इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ठीक है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेडरिक टेलर साहब का जो है संबंध इससे जुड़ा हुआ है। किसका? फ्रेडरिक टेलर साहब का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से जो रिलेशन जो बना हुआ है वो किसका? फ्रेडरिक टेलर साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन है आपका पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। ये जो आप इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा है, तो ये हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, तो हिंदी में भी आपको ये मिल जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ जाएगा। यही सेम वर्ड जो आपका है वो सेम आपका हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि किसकी पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। तो जान लीजिए कि हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है। ठीक है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ये पुस्तक जो है किसकी है? हेराल्ड लासवेल साहब की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 110 नंबर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, क्योंकि ये इतनी न्यूज़ पे आता है, आप बचपन से सुन रहे होंगे इसके बारे में। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नाम है इसकी। ISI जो उसकी खुफिया एजेंसी है ISI, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज
इंटेलिजेंस इसका पूरा डिटेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति से असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यानी कि असीमित शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति यहाँ पर होना चाहिए, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। ठीक है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, ये बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है दोस्तों, लॉर्ड एक्टन साहब का स्टेटमेंट है ये। क्या है? शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति जो है असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। ठीक है, असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। असीमित शक्ति जो है यहाँ पर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, भ्रष्ट करती है। ठीक है, लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है? कह रहा है हिटलेवाद का इनमें से किससे संबंध है? ठीक है, किसका संबंध है? इनमें से किसका संबंध है? हिटलेवाद। ठीक है, हिटलेवाद का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जान लीजिए, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की एक पद्धति से संबंधित है। ठीक है, हिटलेवाद जो है किससे संबंधित? कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की एक पद्धति से संबंधित है। ठीक है, और जान लीजिए कि ब्रिटेन में ये हिटले परिषद की स्थापना की गई थी और इसका मकसद था शासन एवं कर्मचारियों के बीच का जो वाद हो उसको हल करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जिसे हिटलेवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन हमारा है थॉमस मूर फूरियर और रॉबर्ट ओवन विचारधारा से से जोड़ा जाता है। ठीक है, किससे जोड़ा जाता है? तो जान लीजिए स्वप्निल समाजवाद से जोड़ा जाता है इसको। तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फांसीवाद को असीस शब्द का अर्थ है। ठीक है, फांसीवाद के असीस नहीं, यहाँ पर फसीस, सॉरी फांसीस शब्द होना चाहिए, नॉट फसीस होना चाहिए। यहाँ पर जो शब्द है फांसीस शब्द ये होना चाहिए, फांसीस। ठीक है, क्या है? फांसीस। अब इसमें से क्या है? क्वेश्चन है कि फांसीवाद के फांसीस शब्द का क्या अर्थ है? तो आप जान लीजिए कि प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में दंडों का एक समूह, यानी कि जो दंड दिए जाते हैं उसका समूह को क्या कहा जाता है? फांसी शब्द का अर्थ यही होता है। फांसीवाद के फांसी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में दंडों का एक समूह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? ठीक है, किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो सान फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में जो आयोजित किया गया था, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में सान फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में हुआ था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों चलते हैं। आज का 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है मित्र राष्ट्र द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में, यहाँ व्यवस्था बनाने में होना चाहिए दोस्तों, व्यवस्था बनाने में, ठीक है, यहाँ व्यवस्था बनाने में होना चाहिए। किस सम्मेलन का विशेष महत्व है? तो जान लीजिए कि याल्टा सम्मेलन 1945 में जो किया गया था, याल्टा सम्मेलन, ये दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। याल्टा सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई व्यवस्था बनाने में याल्टा सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। याल्टा सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था 4 से 11 फरवरी 1945 के मध्य में, फरवरी 1945 के मध्य में किया गया था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि उस सम्मेलन में भावी संस्था के रूप में प्राकृतिक का अंतिम खाका तैयार किया गया था। ठीक है, ये इस तरह से याल्टा सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों। क्लियर? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार। क्या कह रहा है? शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार क्या हैं? तटस्थ हैं, नकारात्मक है
और सकारात्मक दोनों हैं। दूसरा है, ये राय नहीं है, प्रायः होना चाहिए मित्रों, यहाँ पे ये प्रायः ये प्रायः होना चाहिए, प्रायः। हालांकि ये आपके ऑप्शंस में इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रायः नकारात्मक होना चाहिए और कभी कभी सकारात्मक, तो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, कभी कभी सकारात्मक नहीं नकारात्मक, ये हमेशा सकारात्मक होता है बेटा। शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार सकारात्मक, शिक्षा का अधिकार सकारात्मक है, सेवा योजना का अधिकार ये भी सकारात्मक है। तो दोनों के अधिकार कैसे अधिकार हैं? दोनों अधिकार क्या है? सकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं। किस तरह के? सकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है इसका पसमरगा, ठीक है, पसमरगा और मुस्त्रा फंड क्रमशः किससे रिलेटेड हैं या क्या है ये? तो ये जान लीजिए, कुर्द और असद विद्रोह लड़ाके हैं ये सब क्या है? कुर्द और असद विरोधी लड़ाकों को क्या कहा जाता है? पसमरगा और मुस्त्रा, ठीक है, मुस्त्रा फ्रंट, ठीक है। ये मुस्त्रा फ्रंट जो है ये आतंकी एक तरह से कई लड़ाके हैं, आतंकी संगठन हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं। क्लियर? ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शक्ति प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? ठीक है, इसमें कह रहा है शक्ति और प्राधिकार में, यह होना चाहिए, यहाँ पे गलत है दोस्तों। शक्ति और प्राधिकार में यहाँ पर दोस्तों और होना चाहिए, शक्ति और प्राधिकार में, ठीक है। निर्भेद तत्व क्या है? तो जान लीजिए कि शक्तियाँ, यानी कि शक्तियाँ जो आपकी है, यहाँ पे शक्तियाँ नहीं होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। शक्तियों और प्राधिकार में निर्भेद तत्व क्या है? तो वैधता है दोस्तों, वैधता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? ठीक है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का जो है समर्थन किया है? तो जान लीजिए प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का जो है समर्थन किया है किसने? फ्रांसीसियों ने, ठीक है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, दोनों ही, चाहे फ्रांस की क्रांति हो चाहे अमेरिकी क्रांति हो, दोनों ने क्या प्राकृतिक अधिकारों के लिए समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गतिविधियों के संदर्भ में, ठीक है, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस के दौरान निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस की तुलना होना चाहिए, के दौरान नहीं दोस्तों, दक्षेस यहाँ पे की तुलना होना चाहिए, की तुलना, ठीक है, की तुलना यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, की तुलना निम्न में से किस संगठन से करनी चाहिए, करना उचित नहीं होगा, यानी कि किससे नहीं है? तो जान लीजिए नाटो से संबंध नहीं है। दक्षेस क्या है? आसियान क्या है? यूरोपीय संघ है, अफ्रीकी संघ है, ये सब संगठन कुछ किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सब है। ये नाटो एक जो सैनिक संगठन है, तो इनका रिलेशन नहीं है। दक्षेस भी आपका दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, आसियान भी उसी तरह से है, यूरोपीय संघ भी उसी तरह का है और अफ्रीकी संघ भी है। तो ये बिल्कुल अलग कौन सा है? नाटो से बिल्कुल भिन्न है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ है? ठीक है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? तो ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के समय। तो एक जान लीजिए कि आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग जो किया गया है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात में किया गया है। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये ध्यान रखिए, आत्मनिर्णय की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है और इसका अभिप्राय है कि कोई संप्रभु देश अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके पश्चात विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा ये प्रयोग में लाया गया। तो ये आज का एक क्वेश्चन था आपको। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये आपका जो क्वेश्चन 22 क्वेश्चन का जो सीरीज़ थी ये आपकी कंप्लीट हो गई है।
इस तरह से हम लोग अगर देखें तो प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 के नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ कि दोस्तों की एक्सप्लेनेशन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एक अच्छी समझ इसमें विकसित कर ली होगी। अब इससे रिलेटेड जो दूसरे टेस्ट पेपर हम लोग करेंगे, आशा है कि उससे काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों को मेल खाएंगे और वो हमारी तैयारी को और अच्छा बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल के साथ अपना प्यार और विश्वास जिस तरह से आप बनाए हुए हैं ऐसे दोस्तों बनाए रखिए। निश्चित तौर से हम लोग एग्ज़ाम आने से बहुत पहले ही सारे जितने भी सीरीज हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और साथ ही साथ फिर हम लोग डिटेल की वीडियोस की भी क्लासेस अगर संभव हो सके तो हम लोग उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग जितना टेस्ट पेपर हो सकता है जो लास्ट ईयर आए हुए हैं उनके सारे टेस्ट पेपरों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करते रहेंगे और साथ ही साथ डिटेल की भी कक्षाएं लेते रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ हम लोगों के साथ बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ। और आप लोग हमसे हमारे चैनल पे आते हैं और हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है इसमें। ऐसे ही दोस्तों अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सीरीज़ के साथ जिसमें नेक्स्ट टेस्ट पेपर को लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।